जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास 1984 एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जो भय, नियंत्रण और सत्तावाद की चरम सीमा को दिखाता है। कहानी ओशिनिया नाम के विशाल साम्राज्य में घटित होती है, जहां हर चीज पर पार्टी नाम की सत्ता का पूरा अधिकार है। पार्टी का चेहरा बिग ब्रदर है। उसका चेहरा हर दीवार, हर पोस्टर और हर स्क्रीन पर दिखाई देता रहता है। उसकी निगाहें हर आदमी के मन तक पहुंची हुई लगती हैं। भले किसी ने बिग ब्रदर को कभी देखा नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव इतना बड़ा है कि लोगों को लगता है कि वो हर समय उन पर नजर रख रहा है। ओशिनिया में सच का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। वहां सच वही होता है जो पार्टी चाहती है। इतिहास, समाचार, किताबें और दस्तावेज सब कुछ बार बार बदला जाता है। इसी काम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ नाम का विभाग है। यहां विंस्टन स्मिथ काम करता है। उसका काम है पुराने दस्तावेजों और खबरों को इस तरह बदलना कि वे पार्टी के वर्तमान दावों के अनुरूप हो जाएं। यदि पार्टी कहती है कि 5 वर्ष पहले उत्पादन बढ़ा था, तो विंस्टन को हर उस रिकॉर्ड को बदलना पड़ता है जिसमें उत्पादन गिरने का उल्लेख हो। इस तरह पार्टी सच को मिटाकर नया सच बना देती है। जनता धीरे धीरे अपनी स्मृति पर भरोसा करना छोड़ देती है और अंततः वही मानने लगती है जो स्क्रीन पर बताया जाता है। विंस्टन का जीवन इन झूठों के बीच दम घोंटने जैसा लगता है। वो बाहर से एक साधारण कर्मचारी है, लेकिन भीतर उसके मन में विद्रोह की एक चिंगारी जलती रहती है। वो हमेशा सोचता है कि पार्टी लोगों की भावनाओं को कैसे खत्म कर देती है। यहां हर व्यक्ति अपने विचारों से भी डरता है, क्योंकि थॉट क्राइम यानी विचार अपराध नाम की चीज मौजूद है। अगर आपने मन ही मन पार्टी के विरुद्ध कुछ सोचा, तब भी आप अपराधी माने जाते हैं। हर घर और हर जगह टेलीस्क्रीन लगी है जो दोनों तरफ से काम करती है। आप स्क्रीन देखते हैं और स्क्रीन आपको देखती है। आपकी हर हरकत पर नजर रखी जाती है। ऐसे माहौल में विंस्टन की जिंदगी लगातार डर और बेचैनी में गुजरती है। विडंबना ये है कि वो ये सब समझता है, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कर सकता। उसे लगता है कि वो अकेला है जो पार्टी के विरुद्ध सोचता है। वो इसी विचार से डरता भी है और दुखी भी होता है, लेकिन अंदर से वो इतना टूट चुका है कि उसे लगता है कि अगर उसने अपने विचारों को कहीं दर्ज नहीं किया, तो एक दिन वो खुद ही उन पर यकीन करना छोड़ देगा। इसी डर से वो एक पुरानी डायरी खरीदता है। डायरी रखना भी अपराध है और उसमें पार्टी के खिलाफ लिखना उससे बड़ा अपराध है। फिर भी वो अपने भीतर उभरते गुस्से को रोक नहीं पाता। वो लिखता है कि बिग ब्रदर का अंत हो। ये शब्द उसके मन की घुटन को बाहर निकालने का पहला मौका होते हैं। लेकिन वो जानता है कि टेलीस्क्रीन की नजरों से बचना असंभव है और किसी भी दिन थॉट पुलिस उसके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। विंस्टन की नजर एक और रहस्यमय व्यक्ति पर रहती है। उसका नाम ओब्रायन है। वो इनर पार्टी का सदस्य है, यानी सत्ता के केंद्र में बैठा हुआ व्यक्ति। विंस्टन को लगता है कि ओब्रायन उसके जैसे हैं। उसे कभी कभी ऐसा भ्रम होता है कि ओब्रायन की आंखों में एक तरह की समझ और सहानुभूति छिपी है, जैसे वो भी पार्टी के झूठ से थक चुका है। ये कल्पना विंस्टन को थोड़ी आशा देती है और यही आशा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस सबके बीच उसकी मुलाकात जूलिया नाम की युवती से होती है। जूलिया की बगावत विंस्टन जैसी गहरी वैचारिक नहीं है, लेकिन वो भी पार्टी की कठोर नैतिकता से तंग आ चुकी है। वो मानती है कि निजी आनंद और निजी रिश्ते मनुष्य का अधिकार हैं, जबकि पार्टी इन्हें खत्म करके लोगों को भावनाहीन बनाना चाहती है। जूलिया और विंस्टन का संबंध सिर्फ प्रेम संबंध नहीं है, ये राजनीतिक विद्रोह का एक रूप है, क्योंकि पार्टी प्रेम को अपराध मानती है। पार्टी चाहती है कि लोग सिर्फ बिग ब्रदर से प्रेम करें और किसी अन्य इंसान से कोई भावनात्मक लगाव न रखें। जूलिया के आने से विंस्टन के भीतर आशा की लौ और तेज हो जाती है। उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है। उसे लगता है कि शायद इस विशाल झूठे साम्राज्य में कुछ लोग अब भी सच की तलाश में हैं। उसकी जिंदगी की दिशा अब बदलने लगती है। वो अब केवल डर में जीने वाला इंसान नहीं रह जाता। वो सवाल पूछने लगता है। वो ये जानना चाहता है कि पार्टी कैसे लोगों के दिमाग पर अधिकार जमा लेती है। वो यह समझना चाहता है कि सच को कैसे नियंत्रित किया जाता है। यही सवाल उसकी जिंदगी को एक खतरनाक राह पर ले जाते हैं। आने वाला समय विंस्टन के लिए और भी भयावह होगा, लेकिन इस समय वो सिर्फ इतना जानता है कि वो झूठ में जीते जीते थक चुका है और वो किसी भी कीमत पर वास्तविकता को समझना चाहता है। विंस्टन और जूलिया का रिश्ता शुरू होते ही एक अलग तरह की दुनिया खुलने लगती है। जूलिया के साथ बिताए हुए पल विंस्टन को उन भावनाओं से मिलाते हैं जिन्हें पार्टी ने लंबे समय से लोगों के भीतर दबा रखा है। जूलिया के साथ होने से विंस्टन समझता है कि मनुष्य सिर्फ नियमों और आदेशों का पुतला नहीं है। उसके भीतर इच्छाएं हैं, सपने हैं और एक ऐसी पहचान है जिसे पार्टी मिटा देना चाहती है। जूलिया विंस्टन से कहती है कि पार्टी का असली उद्देश्य लोगों की ऊर्जा को नियंत्रित करना है। पार्टी चाहती है कि लोग आनंद, प्रेम या स्वतंत्रता जैसी भावनाओं में अपनी ताकत खर्च न करें। वो चाहती है कि सारी भावनात्मक ऊर्जा सिर्फ बिग ब्रदर की भक्ति और युद्ध के उत्साह में झोंक दी जाए।
दोनों चोरी छिपे मिलते हैं। शुरू में जंगल और सुनसान जगहों पर जाते हैं जहां टेलीस्क्रीन की निगरानी नहीं होती। बाद में वे एक पुराने शहर में एक कमरे को किराए पर लेते हैं। ये कमरा मिस्टर चारिंगटन नाम के दुकानदार की इमारत में है। कमरे में एक खिड़की है, एक बिस्तर है और एक पुरानी घड़ी है। ये कमरा विंस्टन और जूलिया के लिए दुनिया का वो कोना बन जाता है जहां वे थोड़ी देर के लिए स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं। जब वे इस कमरे में होते हैं तो उन्हें लगता है कि पार्टी की निगाह उनसे दूर है। इस कमरे में वे पहली बार एक दूसरे के सामने अपनी वास्तविक पहचान और डर व्यक्त कर पाते हैं। विंस्टन इस कमरे में एक अजीब तरह की शांति महसूस करता है। उसे लगता है कि वो इतिहास के किसी पुराने दौर में जी रहा है जब मनुष्य पर इतना नियंत्रण नहीं था। वो कमरे में रखी छोटी छोटी वस्तुओं को देखकर एक खोई हुई दुनिया की कल्पना करता है। उसे लगता है कि शायद अतीत को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सका है। इसी कमरे में वो और जूलिया अपने अंदर बसे उस विद्रोह को जीना शुरू करते हैं जिसे वे बाहर कभी व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन इस सुख के पीछे एक गहरा डर हमेशा बना रहता है। दोनों जानते हैं कि वे जो कर रहे हैं वो थॉट क्राइम से भी बड़ा अपराध है। पार्टी के लिए प्रेम ही सबसे बड़ा विद्रोह है, क्योंकि प्रेम मनुष्य को स्वतंत्र बनाता है और स्वतंत्रता पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। फिर भी वे मिलते हैं क्योंकि ये रिश्ता उनके लिए सिर्फ भावनात्मक नहीं है बल्कि अस्तित्व का प्रमाण है। इस रिश्ते के माध्यम से वे साबित करते हैं कि वे मशीन नहीं है और उनकी आत्मा अब भी जीवित है। विंस्टन का मन अब पहले से और अधिक जागृत हो चुका है। उसे लगता है कि पार्टी के खिलाफ कोई न कोई गुप्त संगठन जरूर होना चाहिए जो इस अत्याचारपूर्ण व्यवस्था को खत्म करना चाहता हो। इसी आशा के साथ वो ओब्रायन के बारे में सोचता है। उसे बार बार लगता है कि ओब्रायन उसकी तरह सोचता है और उसके भीतर भी विद्रोह की वही चिंगारी है। कई बार वो ओब्रायन की निगाहों में एक रहस्यमय संकेत महसूस करता है, जैसे वो कहना चाहता हो कि वो अकेला नहीं है। आखिर एक दिन वो मौका आता है जब ओब्रायन उसे एक अस्पष्ट लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से संपर्क का संकेत देता है। ओब्रायन विंस्टन को अपने घर पर एक तरह की मीटिंग के लिए आने को कहता है। ये बात विंस्टन को आश्चर्य और उत्साह दोनों से भर देती है। उसे लगता है कि उसकी उम्मीद आखिरकार सच होने वाली है। वो सोचता है कि ओब्रायन उसे उस गुप्त आंदोलन की ओर ले जाएगा जो पार्टी के खिलाफ काम करता है। इस आंदोलन का नाम है ब्रदरहुड। यह संगठन एक रहस्यमय व्यक्ति गोल्डस्टीन के नेतृत्व में माना जाता है। पार्टी हर दिन जनता को गोल्डस्टीन के खिलाफ भड़काती है और उसे देश का सबसे बड़ा गद्दार बताती है। लेकिन विंस्टन सोचता है कि सच शायद कुछ और है और गोल्डस्टीन ही पार्टी के अत्याचारों के खिलाफ वास्तविक सच्चाई का प्रतीक हो सकता है। जैसे जैसे समय गुजरता है, विंस्टन की मुलाकात ओब्रायन के घर पर तय होती है। जूलिया भी उसके साथ जाती है। ओब्रायन का घर राजसी और शांत है, बिल्कुल उन ऐशो आरामों से भरा जो इनर पार्टी के लोगों को मिलते हैं। ओब्रायन उन्हें बैठने के लिए कहता है। विंस्टन को लगता है कि पहली बार उसकी जिंदगी में उसे सच बोलने का मौका मिला है। ओब्रायन के सामने वो अपने दिल की सारी बातें खोल देता है। वो कहता है कि वो पार्टी की झूठी दुनिया से थक चुका है, उसे सच चाहिए और वो पार्टी के चंगुल से मुक्त होना चाहता है। ओब्रायन उनकी बातों को गंभीरता से सुनता है। वो कहता है कि ब्रदरहुड वास्तविक है और वो दोनों को उसके सदस्य के रूप में स्वीकार करता है। ये सुनकर विंस्टन और जूलिया भावुक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी और वे पार्टी को हराने की दिशा में पहला कदम उठा चुके हैं। ओब्रायन उन्हें एक किताब देता है। ये किताब गोल्डस्टीन ने लिखी है और इसमें पार्टी के नियंत्रण, युद्ध की राजनीति और समाज को बांटकर रखने की रणनीतियों की विस्तार से चर्चा है। विंस्टन इस किताब को पढ़कर समझने लगता है कि पार्टी लोगों की स्वतंत्रता को खत्म कर उन्हें निरंतर डर और भ्रम में रखने की क्यों कोशिश करती है। लेकिन इसी समय कहानी एक भयानक मोड़ लेती है। जिस कमरे में विंस्टन और जूलिया चोरी छिपे मिलते रहे थे, वही कमरा अचानक उनका सबसे बड़ा जाल साबित होता है। एक दिन जब वे कमरे में मौजूद होते हैं, तभी एक छिपा हुआ टेलीस्क्रीन अचानक उनकी ओर से आवाज देता है। दोनों डर से जम जाते हैं। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, दरवाजा टूटता है और थॉट पुलिस अंदर घुस आती है। उसी पल उनका पूरा विद्रोह ध्वस्त हो जाता है। इस हादसे का सबसे बड़ा आघात ये होता है कि मिस्टर चारिंगटन, जिसे वे एक शांत बूढ़ा दुकानदार समझते थे, वास्तव में थॉट पुलिस का सदस्य निकलता है। वो उन पर महीनों से नजर रखे हुए था और सही समय का इंतजार कर रहा था। कमरे में छिपा टेलीस्क्रीन उनकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा था। विंस्टन को उस क्षण महसूस होता है कि पार्टी की नजरों से कुछ भी छिपा नहीं रहता। उसका विद्रोह, उसका प्रेम और उसका विश्वास, सब कुछ उसी दिन से खत्म हो चुका था जिस दिन उसने कमरे में कदम रखा था। इसके बाद विंस्टन और जूलिया को अलग कर दिया जाता है। दोनों को मिनिस्ट्री ऑफ लव में ले जाया जाता है, जो नाम से प्यार का मंत्रालय है, लेकिन वास्तव में यातना और मानसिक तोड़फोड़ का केंद्र है।
वहां पार्टी सिर्फ शरीर नहीं तोड़ती, वो आत्मा को भी कुचल देती है। अब विंस्टन की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। विंस्टन को मिनिस्ट्री ऑफ लव की इमारत में ले जाया जाता है। ये जगह बाहर से भले ही साफ सुथरी और शांत दिखाई देती है, लेकिन इसकी दीवारों के भीतर भय, यातना और मानसिक टूटन की ऐसी दुनिया है जो किसी भी इंसान की आत्मा को हिला दे। यहां समय का कोई अर्थ नहीं रह जाता, न दिन का पता चलता है न रात का। उजाला भी ऐसा दिया जाता है कि आदमी अपनी दिशा, सोच और मानसिक संतुलन खोने लगे। विंस्टन को एक के बाद एक कमरों में ले जाकर पूछताछ, यातना और मनोवैज्ञानिक हमलों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं कमरों में उसकी मुलाकात फिर से ओब्रायन से होती है। ये वही ओब्रायन है जिसे विंस्टन ने अपना साथी माना था, वही व्यक्ति जिसने उसे भरोसा दिया था कि वो ब्रदरहुड का हिस्सा है। लेकिन अब वो खुलेआम बताता है कि सब कुछ एक जाल था। ओब्रायन पार्टी का सच्चा सदस्य है और उसने महीनों तक विंस्टन की हर हरकत पर निगरानी रखी थी। उसकी हर बात, हर उम्मीद और हर विद्रोही विचार उसी के सामने उजागर हो चुके थे। इस सच का एहसास विंस्टन के दिल को तोड़ देता है। उसे लगता है कि उसके विश्वास को जिस आदमी ने सबसे ज्यादा समझा, वही उसे सबसे गहरे घाव दे रहा है। ओब्रायन विंस्टन को बताता है कि पार्टी सिर्फ बाहरी आज्ञाकारिता से संतुष्ट नहीं होती। पार्टी मनुष्य के दिमाग और आत्मा पर पूरा नियंत्रण चाहती है। वो चाहती है कि लोग सिर्फ उसके आदेशों का पालन ही न करें, बल्कि पूरे दिल से उसका समर्थन करें। पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी इंसान के भीतर पार्टी के खिलाफ कोई शक, कोई सवाल या कोई स्वतंत्र विचार बचा ही न रहे। वो चाहती है कि इंसान सच को नहीं, पार्टी की बात को माने। वो चाहती है कि लोग वही देखें जो उसे दिखाना है और वही महसूस करें जो वो महसूस करवाना चाहती है। पूछताछ के दौरान विंस्टन को ऐसी यातनाएं दी जाती हैं जो उसकी मानसिक और शारीरिक ताकत को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। ओब्रायन खुद भी कई बार कमरे में उपस्थित रहता है। वो विंस्टन को समझाता है कि दर्द सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि एक भाषा है जिस पर मनुष्य सच बोलने को मजबूर होता है। पार्टी इसी भाषा का उपयोग करती है ताकि वो लोगों की आत्मा को तोड़ सके। वो चाहता है कि विंस्टन मान ले कि पार्टी सर्वशक्तिमान है और उसका सब कुछ सही है। वो चाहता है कि विंस्टन को सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि मानसिक भ्रम का भी अनुभव हो। इसी प्रक्रिया में ओब्रायन विंस्टन को एक प्रसिद्ध उदाहरण पूछता है। वो पूछता है कि 2 और 2 क्या होते हैं। विंस्टन कहता है कि 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन ओब्रायन चाहता है कि वो कहे कि 2 और 2 5 होते हैं, क्योंकि पार्टी ऐसा चाहती है। ओब्रायन का कहना है कि सच्चाई कोई स्थायी चीज नहीं है, सच्चाई वही है जो पार्टी तय करती है। अगर पार्टी कहे कि 2 और 2 5 होते हैं तो वो सच है। इस दार्शनिक और मानसिक हमले का उद्देश्य ये है कि विंस्टन अपने दिमाग की बुनियादी जड़ों को खो दे। उसे ये महसूस हो कि उसका अपना तर्क, उसका अपना विवेक और उसकी अपनी सोच किसी काम की नहीं है। विंस्टन लंबे समय तक इन यातनाओं से गुजरता है। वो कई बार टूट जाता है, कई बार बेहोश हो जाता है, लेकिन ओब्रायन उसे बार बार वापस लाता है और उससे वही सवाल पूछता है। उसका उद्देश्य विंस्टन को पूरी तरह से पार्टी का बना देना है। वो सिर्फ विंस्टन के विचारों को नहीं तोड़ता, बल्कि उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि स्वतंत्रता एक भ्रम है और स्वतंत्र सोच पार्टी के खिलाफ अपराध है। वो बताता है कि पार्टी का मकसद सिर्फ शासन करना नहीं है, बल्कि शासन करने की प्रक्रिया का आनंद लेना है। पार्टी शक्तिशाली है और शक्ति का उपयोग करने में ही उसकी खुशी है। धीरे धीरे विंस्टन की आत्मा कमजोर होती जाती है। वो महसूस करता है कि अगर उसने ओब्रायन की बात नहीं मानी तो उसे ऐसी यातना दी जाएगी जिसे सहना असंभव है। कुछ समय बाद वो वही दोहराने लगता है जो पार्टी सुनना चाहती है। वो स्वीकारने लगता है कि पार्टी हमेशा सही है। वो मानने लगता है कि सच्चाई वही है जो पार्टी कहती है। उसके विचार धीरे धीरे मिटने लगते हैं और उसकी पहचान टूटने लगती है। लेकिन एक चीज अब भी उसके भीतर जीवित है, वो है जूलिया के प्रति प्रेम। चाहे कितना भी दर्द हो, जूलिया की याद उसे अभी भी मनुष्य होने का एहसास दिलाती रहती है। लेकिन पार्टी जानती है कि अगर विंस्टन को पूरी तरह से तोड़ना है तो उसे जूलिया के प्रति उसका प्यार खत्म करना होगा। जब तक ये प्यार जीवित रहेगा, विंस्टन कभी भी पूरी तरह पार्टी का गुलाम नहीं बन पाएगा। इसलिए विंस्टन को ले जाया जाता है रूम 101 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ लव का सबसे भयावह कमरा है। यहां हर इंसान को उसके सबसे बड़े डर का सामना कराया जाता है। किसी को सांपों से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से, किसी को अंधेरे से। विंस्टन का सबसे बड़ा डर चूहे हैं। रूम 101 में ओब्रायन विंस्टन को एक लोहे का पिंजरा दिखाता है जिसमें भूखे और पागल चूहे बंद हैं। ये दृश्य ही विंस्टन के रोंगटे खड़े कर देता है। उसे पता है कि अगर पिंजरा खोला गया तो ये चूहे सीधे उसके चेहरे पर हमला कर देंगे। ये सिर्फ दर्द नहीं है, ये उस इंसान की आत्मा को चीर देने वाला डर है जिसने अब तक किसी डर के सामने हार मानने से इनकार किया था। उसी क्षण विंस्टन की आखिरी हिम्मत भी टूट जाती है। डर के उस चरम क्षण में
वो जूलिया को पुकार उठता है। वो कहता है कि ये सब जूलिया पर कर दो, उस पर कर दो, पर मुझ पर मत करो। इस एक वाक्य के साथ उसका प्रेम, उसकी निष्ठा और उसका विद्रोह सब खत्म हो जाता है। यही वो पल है जब पार्टी उसे पूरी तरह जीत लेती है। पार्टी के लिए ये जीत सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। एक क्षण के बाद विंस्टन अब वो नहीं रहता जो वो था। वो टूट चुका है। उसकी आत्मा पार्टी की मुट्ठी में आ चुकी है। कुछ समय बाद विंस्टन को रिहा कर दिया जाता है, लेकिन ये रिहाई सिर्फ शरीर की है। उसका मन अब पूरी तरह पार्टी का है। वो अब किसी विचार, किसी विद्रोह या किसी भावनात्मक संबंध की क्षमता खो चुका है। उसका चेहरा खाली हो गया है। उसकी आंखों में डर की जगह एक अजीब सी शून्यता बस गई है। अब वो केवल स्क्रीन पर दिखाए जा रहे प्रचारों को देखते हुए दिन बिताता है। वो वही मानता है जो पार्टी उसे बताती है। जूलिया भी उससे कभी मिलती है और दोनों स्वीकार करते हैं कि दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया। अब दोनों में न प्रेम बचा है न भावनाएं। अंत में वो एक कैफे में बैठा होता है और स्क्रीन पर बिग ब्रदर का चेहरा दिखाई दे रहा होता है। इसी क्षण विंस्टन महसूस करता है कि वो अब पूरी तरह पार्टी का हो चुका है। वो महसूस करता है कि वो अब बिग ब्रदर से प्रेम करता है। यह भावना उसकी आत्मा की पूरी हार का प्रतीक है। यही जॉर्ज ऑरवेल का सबसे बड़ा संदेश है कि जब सत्ता किसी इंसान के विचार, भावनाओं और सच्चाई पर पूरी तरह नियंत्रण कर लेती है, तब इंसान की जीत नहीं, सिर्फ सत्ता की जीत होती है। विंस्टन अब उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां उसे खुद पर भी भरोसा नहीं रह गया था। ओब्रायन की पूछताछों और यातनाओं ने उसके भीतर हर उस हिस्से को तोड़ दिया था जिसे वो अपना मानता था। वो सोचता था कि मनुष्य के भीतर कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जिसे कोई बाहरी ताकत पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकती। लेकिन पार्टी का उद्देश्य ही यही था कि मनुष्य के भीतर किसी भी तरह की स्वतंत्र चेतना न बचे। ओब्रायन ये बात हर बार उसे समझाते हुए कहता था कि पार्टी को केवल आज्ञाकारी नागरिक नहीं चाहिए, उसे ऐसे नागरिक चाहिए जो पार्टी से प्रेम करें, जो पार्टी के आदेश को सत्य माने और किसी दूसरी सच्चाई की कल्पना भी न कर सकें। इसी बात को साबित करने के लिए वो विंस्टन को हर संभव शारीरिक और मानसिक यातना देकर उसकी सोच को पूरी तरह बदलने की कोशिश करता था। धीरे धीरे विंस्टन ये महसूस करने लगा कि उसकी अपनी यादें धुंधली होने लगी हैं। जो बातें कभी उसे पूरी तरह सच लगती थीं, अब वो भी धुंधली छवियों की तरह दिखने लगी थीं। उसे जूलिया की याद भी अब स्पष्ट रूप में याद नहीं आती थी। केवल एक धुंधला चेहरा, एक हल्की मुस्कान और एक अस्पष्ट स्पर्श बाकी था। ओब्रायन का यही उद्देश्य था। वो विंस्टन को इतना कमजोर कर देना चाहता था कि किसी भी पुरानी स्मृति से उसे कोई भावनात्मक शक्ति न मिले। जब भी विंस्टन किसी बात पर जोर देता, ओब्रायन बड़ी आसानी से उसे साबित कर देता कि उसकी याद ही गलत है। कभी दस्तावेज बदलकर दिखाता, कभी तथ्यों का नया संस्करण पढ़कर सुनाता और कभी सीधे ही कह देता कि अगर पार्टी कह दे कि कुछ नहीं हुआ तो वो बात कभी हुई ही नहीं। धीरे धीरे विंस्टन सच और झूठ के बीच का अंतर ही भूलने लगा। एक दिन ओब्रायन उसे लेकर पार्टी की विशेष विचारधारा समझाने लगता है। वो बताता है कि पार्टी का उद्देश्य केवल सत्ता में बने रहना है। कोई सिद्धांत, कोई आदर्श, कोई दर्शन पार्टी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पार्टी को सिर्फ शक्ति चाहिए, और वो भी अनंत शक्ति। वो कहता है कि मनुष्य की स्वतंत्रता, उसका प्रेम, उसकी निजी भावनाएं सब बेकार हैं क्योंकि ये कमजोरियां पैदा करती हैं। अगर दुनिया से प्रेम मिटा दिया जाए तो मनुष्य हमेशा नियंत्रित रहेगा। विंस्टन धीरे धीरे समझ रहा था कि ये दुनिया केवल भय, संदेह और आज्ञाकारिता पर टिकी हुई है। इसमें कोई इंसानी भावनाएं नहीं बचेंगी। ओब्रायन उसे एक बार फिर शारीरिक यातना देता है और इस बार एक महत्वपूर्ण चीज उसे सिखाई जाती है। ओब्रायन कहता है कि पार्टी के अनुसार सच्चाई वही है जिसे पार्टी सही मानती है। अगर पार्टी कह दे कि 2 और 2 5 होते हैं तो नागरिकों को ये मानना पड़ेगा क्योंकि पार्टी की बात ही अंतिम सत्य है। विंस्टन छुटपुट प्रतिरोध करता है और कहता है कि कुछ चीजें गणितीय रूप से सच्ची होती हैं, लेकिन ओब्रायन उसे साबित करता रहता है कि सत्य केवल पार्टी की व्याख्या पर निर्भर है। उस पर हुई लगातार यातना और मानसिक दबाव के कारण विंस्टन अब ये मानने लगा था कि शायद पार्टी सही कह रही है। उसके भीतर का प्रतिरोध लगभग समाप्त हो चुका था। समय बीतता जाता है और विंस्टन की मानसिक स्थिति पूरी तरह पार्टी के हाथ में चली जाती है। उसे महसूस होता है कि अब उसके भीतर जूझने की कोई ताकत नहीं बची। वो किसी तरह जिंदा तो है, लेकिन उसका मन अब उसकी अपनी चीज नहीं है। उसे लगता है उसका मन एक खाली कमरा है जहां पार्टी के विचार किसी भी समय रखे जा सकते हैं। उसे खुद की सोच पर भी संदेह होने लगा। उसे लगता है कि शायद वो पहली बार ही गलत था। शायद पार्टी हमेशा से सही थी। शायद स्वतंत्रता जैसी कोई चीज असल में होती ही नहीं है। फिर भी विंस्टन के भीतर कहीं न कहीं एक छोटी सी स्मृति अभी भी बाकी थी। जूलिया की याद जो पूरी तरह तो मिट नहीं पाई थी। उस याद में कुछ धुंधलापन जरूर था,
लेकिन वो उसे पूरी तरह छोड़ भी नहीं पाया था। ओब्रायन ये बात समझता था, इसलिए वो अगले चरण की तैयारी कर रहा था। उसे पता था कि जब तक विंस्टन के भीतर कोई निजी भावना जिंदा है, तब तक वो पार्टी का पूर्ण अनुयायी नहीं बन सकता। पार्टी को ऐसा नागरिक चाहिए जो पूरी तरह उनका हो, जिसे पार्टी से प्रेम हो, जो पार्टी के लिए जी सके और मर सके। धीरे धीरे विंस्टन को एक ऐसी जगह ले जाया गया जिसका नाम सुनते ही उसके भीतर कंपकंपी दौड़ जाती थी। इसे कहते थे रूम 101। ये वो जगह थी जहां हर व्यक्ति की सबसे गहरी, सबसे भयानक और सबसे असहनीय डर की चीजें मौजूद रहती थीं। यहां हर कैदी के लिए उसकी निजी भय को सामने लाकर उसे तोड़ा जाता था। विंस्टन को पता था कि वो वहां कभी नहीं जाना चाहता, लेकिन पार्टी ने आखिरकार उसे वहीं ले जाया। उस कमरे में पहुंचकर विंस्टन ने वो चीज देखी जिससे वो बचना चाहता था। उसके सामने वो सबसे बड़ा डर मौजूद था जिसने उसके भीतर की हर हिम्मत को खत्म कर दिया। उसे लगा कि अब शायद वो खुद को संभाल नहीं पाएगा। ओब्रायन ने उसे बताया कि ये भय उसके मन को पूरी तरह नियंत्रित कर देगा और वो वही करेगा जो पार्टी उससे चाहती है। ये वही क्षण था जब विंस्टन को एहसास हुआ कि जूलिया के प्रति उसका प्रेम भी उसे बचा नहीं सकता। उस भयानक डर के सामने वो कमजोर पड़ गया। दिल दहलाने वाले उस पल में विंस्टन ने ऐसी बात कह दी जिसने उसके भीतर की अंतिम इंसानियत को भी नष्ट कर दिया। उसने चिल्लाकर कहा कि जूलिया को उस यातना के सामने पेश कर दिया जाए। ये वही क्षण था जिसका ओब्रायन को इंतजार था। पार्टी यही चाहती थी कि मनुष्य अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को भी त्याग दे। यही पार्टी की असली जीत थी। इसके बाद विंस्टन का प्रतिरोध पूरी तरह समाप्त हो चुका था। वो अब टूटा हुआ इंसान था। पार्टी ने उसे मानसिक रूप से इतना बदल दिया था कि वो अब खुद को नहीं पहचानता था। उसके पास कोई भावना नहीं बची थी, कोई याद नहीं बची थी। सिर्फ एक खाली खोल बचा था जिसके भीतर पार्टी ने अपना विचार भर दिया था। कुछ ही दिनों में उसे आम नागरिकों की तरह समाज में वापस छोड़ दिया गया, क्योंकि अब वो किसी के लिए खतरा नहीं था। अब वह पार्टी का वफादार अनुयायी बन चुका था। अब विंस्टन दिन भर एक चायखाने में बैठकर अखबार पढ़ता रहता। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी उसके भीतर आज़ादी का सपना जगाती थी। उसका अपना कोई विचार अब नहीं था। वो वही सोचता था जो पार्टी उसे सोचने देती थी। वो वही महसूस करता था जो पार्टी उसे महसूस कराती थी। उस पर हुए मानसिक बदलाव ने उसे एक पूरी तरह अलग इंसान बना दिया था। वो जूलिया से भी एक बार मिला, लेकिन दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वे दोनों समझ चुके थे कि अब वे वो लोग नहीं रहे जिनके भीतर कभी प्रेम था। पार्टी ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया था। अब कोई भावना, कोई जुड़ाव, कोई विश्वास बाकी नहीं था। दोनों के भीतर सिर्फ खालीपन था। अपने अंतिम समय में विंस्टन पार्टी के भाषण सुनते हुए अचानक खुद को पार्टी से प्रेम करता महसूस करता है। वो मानने लगता है कि बिग ब्रदर ही उसका रक्षक है, उसका मार्गदर्शक है। वो पार्टी के प्रति वफादार होना चाहता है और विश्वास करने लगता है कि उसकी हर बात सच है। ये वही क्षण था जहां पार्टी की जीत पूरी हो चुकी थी। विंस्टन के अंदर की स्वतंत्र सोच का अंतिम अंश भी समाप्त हो चुका था। वो अब पार्टी से प्रेम करता था और यही पार्टी की सबसे बड़ी जीत थी।